Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you doing well with your preparation. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So let's start with the topic first. So these are the list of the today's topic. Today is 31st of August. So the first topic is the tractor industry and the agriculture. This is the important editorial which has been reported in the Indian Express newspaper. Now the second topic is Parliamentary Standing Committee on the Mental Health. Because of the COVID-19, the situation of the mental health in the several classes is not very adequate. तो उसके बारे में कमिटी ने स्टैंडिंग कमिटी ने कुछ अपने व्यूज दिए हैं. Now the third topic is startup and the entrepreneur for the toys. कल मन की बात में Prime Minister has addressed the nation and he talks about how our toy industry can be, India can be the hub for the toy industries. Now the fourth topic is World Bank hold its annual doing business report. So this has raised several concerns regarding the halting process by the World Bank. And the last topic is demand and supply risk. So this talks about the RBI impact. What are the impacts on the demand and supply because of COVID-19 and how RBI can take other precautionary measures. So these are the list of the topic. And apart from this topic, we'll have some MCQs question at the end of this video and the explanation for Saturday question. जो Saturday के सवाल थे उसके correct answers और explanation मैं आपको बताऊंगा. So बने रहे वीडियो के अंत तक. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube and do not forget to give a like button on this video. Now the first topic is tractor industry and the agriculture. So this is written by Ashok Gulati. आप सभी को पता होगा अशोक गुलाटी जब भी कोई एग्रीकल्चर की बात होती है तो he is a person, he is a very renowned research analyst who used to write about the agriculture in India. तो ये आज के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में रिपोर्टेड है. बात करें इस तरह की आर्टिकल की इंपॉर्टेंस की तो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी कंट्रीब्यूट करेंगे. सो ट्रैक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो ट्रैक्टर इन इंडिया हैज़ बीन अ मेजर इंडस्ट्री और बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रही है इसकी एग्रीकल्चर आउटपुट में. जब हम एग्रीकल्चर आउटपुट की बात करते हैं, गेन्स की बात करते हैं एग्रीकल्चर आउटपुट में, तो जो ट्रैक्टर है दैट इज़ द ओनली टूल दैट हैज़ लेड टू द एग्रीकल्चर ऑगमेंटिंग इट्स ऑल द प्रॉफिट्स, राइट. बात करें इट इज़ बीइंग क्लेम दैट एग्रीकल्चर जो है दैट हैज़ बीन द सेवियर ऑफ द इकोनॉमी दिस ईयर. इस साल जितने तरह से सारी सिचुएशन हमारे MSME सेक्टर्स हो उसमें गिरावट देखी गई है या और भी जितने कोर सेक्टर है सब तरफ गिरावट देखी गई है. बट ये देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर होगा अभी के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो कि ग्रोथ दे सकता है इंडिया के इकोनॉमी, राइट. तो एग्रीकल्चर जो एक्सपेक्टेड है इट इज़ अबाउट टू डिलीवर द रीजनेबल हेल्थ विद पॉजिटिव ग्रोथ. तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ग्रोथ की उम्मीद की गई है. नाउ विथ स्टोरेज, जो वाटर की जो स्टोरेज है, जो हमारा रिजर्वोयर है वो एक अच्छे शेप में, क्योंकि इस बार रेनफॉल की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी रेनफॉल रही है, तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा वो खरीफ हार्वेस्ट में लाइकली टू बी गुड एंड देयर इज अ होप एक रोबोस्ट रबी क्रॉप भी आगे फ्यूचर में होगी, राइट. सो दीज आर अ ब्रीफ आइडिया अबाउट हाउ थिंग्स इज गोइंग टू वर्क. नाउ लेट टॉक अबाउट द सेल ऑफ ट्रैक्टर. कैसे ये चीज़ों की आइडिया आखिर मिली कैसे कि किस तरह से इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर सकती है. तो एक छोटा सा हिंट दिया गया कि जुलाई के महीने में इट हैज सोल्ड कि देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द सेल ऑफ द ट्रैक्टर. जो ट्रैक्टर की जो सेल है उसमें बहुत हद तक बढ़ोतरी देखी गई है. नाउ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, जो क्वार्टर ऑफ अप्रैल की अगर बात करें तो जो ट्रैक्टर की सेल थी वो 14% तक गिर चुकी थी. मैं अप्रैल की बात बता रहा हूँ आपको. पिछले साल के कंपेरेटिवली जो पिछले साल की जो भी परसेंटेज थी उससे -40% इस साल गिरावट देखी गई है, राइट. बट इन्वेस्टर के लिए ये सिर्फ ये एक बेसिकली मापदंड नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी द ओनली इंडिकेटर बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन. हमें लॉन्ग टर्म विजन भी बनाना है. ट्रैक्टर के सेल से ही सारी चीज़ें नहीं हो सकती है. दिस कुड बी अ सिंगल इंडिकेटर विच कुड बी हाईलाइटिंग कि हाउ एग्रीकल्चर वुड बी परफॉर्मिंग, बट इन जनरल दिस कैन नॉट बी अ लॉन्ग टर्म विजन. बट हमें एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना है सो दैट इट कैन नॉट सेट ऑफ द मंथली सेल नंबर्स. तो बात करें हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर्स इन इंडिया की, तो क्या हिस्ट्री रही है ट्रैक्टर के सेल को या किस तरह से एग्रीकल्चर में इसने कंट्रीब्यूट किया है. तो हिस्ट्री ऑफ द ट्रैक्टर इंडिया गोज बैक टू द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रीम ट्रैक्टर. सबसे पहले स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर में स्ट्रीम ट्रैक्टर यूज़ की जाती थी. ये मैं आपको इंडिपेंडेंस से पहले की बात बता रहा हूँ 1914 में, राइट. सो फॉर द रिक्लेमिनेशन ऑफ द
वेस्टलैंड इन द पंजाब, इस तरह के जो स्टीम ट्रैक्टर थे उनको यूज़ किया गया। बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुई, एक सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको सीटीओ भी कहते हैं। आप सीटीओ के बारे में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, ये कई बार इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। सो दिस वाज सेटअप टू प्रमोट द यूज ऑफ ट्रैक्टर्स इन एग्रीकल्चर, किस तरह से एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर के यूज को बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए सीटीओ का गठन किया गया था। नाउ इन 1951 व्हाट हैज हैपेंड कि जो हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज है उसको कोर सेक्टर में इंक्लूड किया गया, दैट वाज इंक्लूडेड इन द कोर सेक्टर ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। और इसको लाइसेंस राज के अंदर रखा गया था उस टाइम तक के लिए। बाद में फिर 1961 में दो कंपनीज इंडिया में आई जिसको आयशर ट्रैक्टर कहते हैं और फार्म ट्रैक्टर, ये दोनों ने कोलैबोरेशन किया और इंडिया में जो ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है उसके जो नंबर्स हैं उसको बढ़ाया गया इन दोनों की कोलैबोरेशंस के साथ। और फिर कुछ और डेवलपमेंट को देखते हुए 1965 में महिंद्रा एंड महिंद्रा हैव स्टार्टेड टू सेट अप इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल ट्रैक्टर कंपनी इन इंडिया। सो दिस वाज द इंडियन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये बेसिकली बेसिक क्रोनोलॉजी है ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर इन रिलेशन टू द ट्रैक्टर डेवलपमेंट एंड ट्रैक्टर प्रोडक्शंस, राइट, मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली। कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स की बात करें अगर एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके वजह से जो हमारी ट्रैक्टर की जो ज़रूरतें थी, जो नीड थी, दैट कम्प्लीटली टाइमली ऑपरेशन के लिए एग्रीकल्चर में उसकी ज़रूरत दिखी। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब उनको लगा कि एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर का एक बेसिकली उसका सब्सिट्यूट नहीं रखा जा सकता, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि टू इनवाइट एन एडिशनल एंटरप्रेन्योर इनटू द ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन 1968। और यहाँ से चीज़ें डाउन टर्न ली, यहाँ से बहुत सारा टर्निंग पॉइंट आया इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहाँ पे 1961 में एस्कॉट्स ट्रैक्टर लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश्ड and the manufactured by the Ford tractor in collaboration with the Ford UK। Ford के बारे में आपको पता होगा, Ford की काफ़ी कार्स भी आती हैं, इंडिया में तो नहीं बट यूके और अमेरिका में दीज आर द लीडिंग ब्रांड्स। जिस तरह से हमारे यहाँ इंडिया में सुजुकी है, हुंडई है, उस तरह से Ford बेसिकली जितने भी अब यूएस वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूके हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स में Ford की काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर बात करें शेयर वैल्यू में तो Ford वहाँ पे काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस में है ना। बात करें 1974 की, तो पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड फॉर्म की गई। दिस वाज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो फर्स्ट पीएससी थी जो कि मैन्युफैक्चर कर रही थी ट्रैक्टर, इंडिजिनस कंपनी, लाइक जिसकी सीधी स्टार्टअप इंडिया में की गई बिना किसी कोलैबोरेशन के साथ। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ना ट्रैक्टर डी लाइसेंसिंग की बात हुई कि अब जो हमारे पहले मैंने आपको बताया कि इसको लाइसेंसिंग राज में रखा गया था, फिर 1991 के बाद जब पोस्ट ग्लोबलाइजेशन की बात आई, जिस तरह में से नेशनलाइजेशन का दौर चल रहा था इंडिया में, सो द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग है दैट वुड शुड बी कम्प्लीटली डी लाइसेंस्ड इन इंडिया। और ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिसके वजह से कंपटीशन इंक्रीज हुई मार्केट में, जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से इंप्रूव हुई और इट ऑफर्स द फार्मर चॉइस। जो फार्मर्स थे, जो हमारे किसान थे, उनको एक चॉइस मिला कि क्या उसको क्वालिटी इंप्रूव किस तरह से की जा सकती है ट्रैक्टर की, और जो कम्पिटिटिव मार्केट में वो अपने प्राइस भी बहुत कम्पिटिटिव रख के फार्मर अपने प्राइस जो परचेज जो सेल परचेज जो वैल्यू है उसको हमें भी कम ही ला सकते थे, राइट। सो दे कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो प्रॉफिट जो हो रही थी वो अल्टीमेटली फार्मर्स को हो रही थी ना। टुडे अगर बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैक्टर फॉलोड बाय यूएस और चाइना। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया करती है, सेकंड नंबर पे यूएस है और थर्ड पे चाइना। एंड इन 2018 और 19 की बात करूँ तो हमने यहाँ से ऑलमोस्ट 90,000 जो ट्रैक्टर्स हैं वो बेसिकली यूएस और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें हमने सेंड किया है। सो ये बताती है किस तरह से जो आत्मनिर्भर है और हमारी जो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ है खास करके ट्रैक्टर को लेकर के, वो बहुत ही इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है, राइट। सो दिस इज अ सेक्टर विच हैज़ रीजनेबली परफॉर्म्ड वेल इन द इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द इंडियन इकोनॉमी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। दिस इज फ्रॉम द हिंदू दैट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द मेंटल हेल्थ। सो कोविड-19 के बाद जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स है या जो और भी लोग हैं उनके मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी जिक्र है। तो ये आपके ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार के जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होंगे उसमें ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एक एज एन ऑप्शन आ सकता है ऐसे में। तो इस तरह की चीज़ें आप इंक्लूड करें और ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में भी बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है।
ना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर इन्होंने चीज़ों को इम्पैक्ट जो है कोविड-19 के जो लॉकडाउन्स हुए थे, तो लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट रहा सिटीजन के मेंटल हेल्थ पे, उसके बारे में स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ बातें कही हैं। नाउ इंडिया as head towards the completing 6 month, ऑलमोस्ट लॉकडाउन मार्च से कंटिन्यू है, ऑलमोस्ट दे विल बी कंटिन्यूइंग 6 मंथ खत्म होने वाले हैं। तो वर्चुअल मोड जो है, रिस्ट्रिक्शंस टू मोबिलिटी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, देखना होगा इसमें ये बातें बताई गई है कि क्या क्या किस किस तरह से वर्चुअल मोड ने चीज़ों को चेंज किया और उसका मेंटल स्ट्रेस कितना हाई हुआ है उन लोगों पे, राइट। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। बेसिकली जो हमारे कांग्रेस के डिप्यूटी लीडर है राज्यसभा में, आनंद शर्मा, ही इज़ द कमेटी के वो हेड कर रहे हैं इस चीज़ को। ये नाम इस वजह से मैंने आपको बताया, मैं जनरली किसी के नाम को फोकस नहीं करता हूँ, बिकॉज कई ऐसे लोग होंगे जो अदर एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वहाँ पे नाम कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो आप ध्यान रखें, यूपीएससी में इट इज़ वेरी श्योर कि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगी आपसे। ना रिसेंटली कंक्लूडेड जो मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया, जैसे कि मेंटल हेल्थ और उसके एडवर्स इम्पैक्ट क्या है चाइल्ड जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि हो क्या रहा है, एक ऑनलाइन एक्सपोजर हो रही है स्क्रीन से, और अब ज़्यादा टाइम तक अगर मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आई साइट को वो ह्यूजली इम्पैक्ट करता है, राइट। ये एक्सपर्ट्स का कहना है, ये डॉक्टर्स का कहना है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि जो कंटिन्यूअस एक्सपोजर है, या तो कंप्यूटर का या तो मोबाइल स्क्रीन का, इट विल श्योरली इम्पैक्ट योर आई साइट, कहीं ना कहीं आपकी जो विजन है उसमें कमी आ सकती है। These are the experts opinion, right? उसके बाद कमिटी ने कहा कि they wanted कि there has been an impact on the multiple stages of the lockdown because of the pandemic। एक कलेक्टिव जो साइकोलॉजी है, इंडिविजुअल की जो मेंटल हेल्थ है, उस पर इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। नाउ द कमिटी हैज़ ऑल्सो डेलिब्रेटेड कि जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड भी क्रिएट हुई है, क्योंकि कई ऐसे फैमिलीज़ हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई लोग हैं ऐसे जगह से रहते हैं जहाँ पे जिनके पास मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, अगर मोबाइल फ़ोन है तो स्पीड नहीं है, डेटा कनेक्टिविटी की इश्यूज़ है, स्मार्टफोन की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें की प्रॉब्लम्स भी, जो डिजिटल डिवाइड है, उसको भी हाईलाइट किया गया, बिकॉज इंडिया देयर एवरी पीपल आर नॉट इकोनॉमिकली बैलेंस्ड, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली तालमेल डिफरेंस है। सो दिस इज द पॉइंट हैज़ बीन हाईलाइटेड, एक डिजिटल डिवाइड भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे सोसाइटी में। Now the third topic is startup and the entrepreneurial for the toys। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कल प्राइम मिनिस्टर संडे को जैसे उन्होंने मन की बात एड्रेस की, एंड ही टॉक्ड अबाउट कि किस तरह से जो टॉय इंडस्ट्रीज़ है उसमें स्टार्टअप की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, ताकि इस इंडस्ट्री को बूम किया जा सके। ये एक अकेली इंडस्ट्री है जो कि 7 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास की पूरी एनुअल इसकी टर्नओवर है। तो मैं आगे इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। ये अगेन आपके ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में इकोनॉमी पार्ट में भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में पिच किया कि नए स्टार्टअप्स होने चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो टीम अप करने चाहिए फॉर टॉयज़ के लिए। और ये जो थीम दी गई, ये जो पूरा बात कही गई, वो आत्मनिर्भर के कंटेक्स्ट में की गई कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छी हो सकती है कि वोकल और लोकल कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। और जो शेयर की बात की गई है, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, टॉय इंडस्ट्री, जो कि 7 लाख करोड़ रुपीस ग्लोबल टॉय मार्केट को कंट्रीब्यूट करती है, एंड कंट्री हैज़ अ पोटेंशियल टू बी द हब ऑफ द इंडस्ट्री। इंडिया के पास पोटेंशियल है कि एक हब बन सकती है इस इंडस्ट्री के लिए। सो दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ हाईलाइटेड इन हिज स्पीच, और रादर इन द मन की बात। तो पीएम हैज़ अर्ज्ड कि जो हमारे इंडियंस हैं वो कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस हैं, जो गेम्स हैं, वो इंडियन एप्लीकेशंस डेवलप करें, क्योंकि इंडिया की जो कल्चरल हिस्ट्री है हमारी, आप बेसिकली चाहे वो मैथोलॉजिकल हिस्ट्रीज देखें या और भी चीज़ें हैं, वो काफ़ी इनरिच हैं। तो उनका कहना था जिस तरह से पबजी है या भी और सारे जो गेम्स हैं वो खेले जाते हैं, तो क्यों नहीं इंडिया के हिस्टोरिकल पे या हमारे माइथोलॉजी पे कोई ऐसी गेम बनाया जाए जो कि वर्ल्ड वाइड इसको पॉपुलराइज किया जाए, राइट। तो ऐप इनोवेशन चैलेंज भी रखी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो उस चीज़ को उन्होंने जोड़ के ये भी बातें कही हैं। उसके अलावा आउट ऑफ दिस कुछ और फोकस एरिया में भी उन्होंने ध्यान दिया। तो ही सेड कि सिटीजन जो है, they have maintained the unprecedented restraints simply by celebrating the festival during the pandemic। क्योंकि लोगों ने अपने जितने भी इस टाइम पे जो भी फेस्टिवल्स रहे हैं उसको अपने घर में किया, चाहे वो गणेश महोत्सव हो या और भी जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, बिकॉज पीपल हैव नॉट कम आउट, द रेस्ट्रिक्शन हैज़ बीन कंटिन्यूड फॉर अ डे लॉन्ग।
और ही प्रेस्ड की जो फार्मर्स है दे हैड बीन प्रोवाइडिंग द मिटल ड्यूरिंग द पेंडेमिक। फार्मर्स के जो जिस तरह से जो कंट्रीब्यूशन हुए हैं, फार्मर्स और हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो एकदम अनपैरेबल है, उसको किसी से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है। एंड ही सेड कि जो खरीफ के जो क्रॉप्स हैं उनमें 7% की इंक्रीज देखी गई ओवर द लास्ट ईयर, पैडी में 10%, पल्सेस में क्लोज टू 5% और जो ऑयल सीड्स हैं उसमें 13%, कॉटन में 3% की इंक्रीज देखी गई है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में जो कोविड 19 के टाइम में भी पॉजिटिवली परफॉर्म कर रही है। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि अगर ये सेक्टर अगर डिक्रीज कर जाती तो पूरे लोगों को दिक्कत हो जाती, जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है और अगर प्राइस आप कोई भी कमोडिटी की बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में डिसबैलेंस होना लाजमी है, राइट? Now moving to the other topic, that is World Bank hold its annual doing business report. This is reported in the Hindu. आप आज के बेसिकली इस एडिटोरियल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 जहाँ पे इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं ऑलरेडी आपके सिलेबस के टॉपिक में मेंशन है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड बैंक के जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में उस पर सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये दोनों सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक ने अपने एनुअल जो रिपोर्ट है जिसको डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी कहते हैं उसको पब्लिश करने से मना कर दिया, बिकॉज दे सेड कि बहुत सारी इलीगैलिटीज़ जो हैं, इरेगुलरिटीज़ देखी गई हैं डेटा उसको ले करके। तो वर्ल्ड बैंक की जो प्रेस रिलीज आई थी 27 अगस्त को, उसमें उन्होंने कहा कि देयर, आई कोट, उन्होंने क्या कहा कि द इंटीग्रिटी एंड द इम्पारिटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेटा and the analysis is paramount, so the World Bank is immediately taking actions. So this is the official quotation that has come from the World Bank side. और इन्होंने कहा कि सारी चीज़ों को देखते हुए understanding the gravity of the irregularities that has been occurred, so we are completely restraining or refraining the publishment of the annual report, the annual business doing report. इसके कुछ repercussions भी होंगे, इंडिया पे भी होंगे। तो आगे एक चीज़ को देखते हैं क्या क्या एक्शन, क्यों एक्शंस लिए गए, एक्शंस में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दे आर कंडक्टिंग अ सिस्टमैटिक रिव्यू, एक असेसमेंट कर रहे हैं कि जो डेटा चेंज है वो लास्ट 5 साल में ईच ऑफ बीज डूइंग में किस किस तरह से चीज़ों को इम्पैक्ट की है, राइट। एंड वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑल्सो आस्क्ड कि जो हमारे वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप हैं, जो इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शंस होते हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, एक ऑडिट प्रोसेस जो होती है डेटा कलेक्शंस को लेकर के, उसके रिव्यू को लेकर के। सो दीज रिव्यू फॉर डूइंग बिजनेसेस एंड द कंट्रोल सेफगार्ड्स फॉर द डेटा इंटीग्रिटी। तो ये सारी चीज़ों को आगे ध्यान में रखा जाएगा, सारे पीछे से बैकअप बेसिकली जो 5 साल के जो फिगर्स हैं उसको मैच किया जाएगा, क्योंकि इस साल अगर चीज़ें नहीं हो रही तो प्रोजेक्शंस पे एक बेसिकली एवरेज पे भी रिपोर्ट्स पब्लिश की जा सकती है। ना रैंकिंग और मेक इन इंडिया की बात करें जो कि रिपोर्ट में पब्लिश होनी थी, तो मेक इन इंडिया में इंडिया ने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दी हैं। तो इंडिया हैज शॉट की जो इम्प्रूव हुई है उनके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, उस चीज़ों को बताया जाए ताकि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट को, जो टारगेट किए गए थे 2014 में जो अनाउंस किए गए थे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, उसके रियल एग्जीक्यूशन की टाइम अब आई थी जो कि रिपोर्ट में पब्लिश भी होती। तो इनिशिएटिव के तौर पे यहाँ पे एम ये थी कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसके जो शेयर्स है वो बढ़े हैं जीडीपी में टू 25%। पहले ये 16 to 17% हुआ करती थी, अब ये इंक्रीज करके 25% तक चली गई है, राइट। एंड क्रिएटिंग 100 मिलियन एडिशनल जॉब इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय 2022। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नाउ इंडिया के सक्सेस की अगर बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, एक स्पेक्टुलर परफॉर्मेंस है जहाँ पे 63 की रैंक 2019 में देखने को मिली, जबकि उससे पहले 2014 में जो रैंक थी वो हमारी 142 थी। सो इंडिया हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और वर्ल्ड बैंक की जो डिसीजन हुई है ऑडिट लेकर के डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, तो पिछले 5 साल के जो डिस्कम्फर्ट्स हैं और जो साइनिंग स्पॉटलाइट्स हैं उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और इंडिया की जो पॉजिटिविटी है वो अक्सर रिपोर्ट में हाईलाइट की जाती थी, और इस बार रिपोर्ट नहीं आने से कुछ इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। नो केस ऑफ चिली और रशिया की बात करें तो चिली के मुताबिक चिली हैज़ बीन रैंक्ड ग्लोबली एंड शार्पली डाउन। 34th पोजीशन में पहले हुआ करती थी 2014 में, उनकी रैंक अब घट करके 67 हो चुकी थी 2017 तक की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एंड रशिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जंप फ्रॉम 120 जहाँ पे बेसिकली 2012 में थी और 220, और 6 years लेटर रशिया हैज़ बिन अहेड ऑफ चाइना, ब्राज़ील और इंडिया।
तो रशिया की परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छी रही है विदाउट बिकमिंग द मैग्नेट ऑफ इन्वेस्ट इन्फ्लोज। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना ऑन कंट्री हैव अट्रैक्टेड वन ऑफ द हाईएस्ट कैपिटल इनफ्लो इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसा आपको पता है चाइना हैज़ अ गुड मैन्युफैक्चरिंग बेस, मैन्युफैक्चरिंग में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट बिजनेस रैंकिंग वॉज लो इन however between 78 to 90% between 2006 to 2017। तो चाइना की कंपटीशन तो खैर अभी इंडिया किसी और कंट्रीज को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑल दो चिली और रशिया और इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, राइट। रैंकिंग भी हमने काफ़ी इंप्रूव किया है। नाउ टाइम फॉर रीथिंक की बात की गई है कि जो वर्ल्ड बैंक के जो डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें जो एनुअल रिपोर्ट है डूइंग ऑफ बिजनेस को हॉल्ड किया गया, तो इसमें जो डेटा ऑथेंटिसिटी की बात की गई है कुछ कंट्रीज को लेकर के, उसके जो इम्प्लीकेशंस है वो इंडिया पे ज़्यादा होंगे। और सिंस 2015 गवर्नमेंट हैज़ बीन इन्वेस्टिंग कंसिडरेबली इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, तो ये इंप्रूव करेगी इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग विथ इम्प्रेसिव सक्सेस। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमारी जो रैंकिंग है 62 हुई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। 2014 में 164 के आसपास थी। तो थिंग्स हैज़ इंप्रूव, तो उस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जब इंडिया ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं तो एक रिपोर्ट अगर पॉजिटिव जाएगी तो ग्लोबल सिनेरियो भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बनेगा, राइट। Now the last topic is demand and supply risk. This is from the Indian Express. यहाँ पे आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने रिस्क एवर्सन की बात की है, किस तरह से एक बैंकर्स को क्या काम करनी है, जो क्रेडिट है, डिमांड ऑफ क्रेडिट है, उसको कैसे बढ़ाना है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के बात की गई है। आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी जो टॉपिक नंबर 1, 2 और 3 है उसमें इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो एनालिटिकल क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है इकोनॉमिक्स में कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वार्न किया है बैंकर्स को कि जिस तरह से चीज़ें अगेंस्ट चल रही है, इट कैन बिकम एन ओवर रिस्क एवर्सिव एंड इट विल बी अ सेल्फ डिफीटिंग। तो अब पूछेंगे रिस्क एवर्सिव क्या होता है। तो रिस्क एवर्सिव का मतलब होता है वैसे इन्वेस्टर जो कि प्रेफर करते हैं लोअर रिटर्न, उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न की ज़रूरत इस टाइम पे नहीं होती, बट विथ नोन रिस्क लेदर देन द हायर रिटर्न विथ अनरोज। इसका मैं आपको बताता हूँ। रिस्क एवर्सन का मतलब है कि कोई भी अगर एक इंडिविजुअल है तो उसको ये पता होनी चाहिए कि भाई अगर हम प्रॉफिट अगर हम स्टैंड कर रहे हैं, अगर हमें कुछ प्रॉफिट चाहिए तो हमें उसका रिस्क पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए और उसका रिस्क काफ़ी हाई है, राइट। तो लोअर रिस्क के साथ एक मीडियम रिटर्न के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। तो बैंकर हैव रिएक्टेड टू सेविंग द रियल प्रॉब्लम एंड इजंट द रिस्क एवर्सिंग बट द लैक ऑफ डिमांड। तो बैंकर्स का कहना है कि ये सिर्फ रिस्क एवर्जन की बात नहीं है, बट जो डिमांड ऑफ क्रेडिट है वो भी कम हुई है। और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट के मुताबिक ये जो दोनों आर्ग्यूमेंट है वो सही है। बैंक की तरफ की जो बातें हैं रिस्क एवर्जन की वो भी बात सही है, और जो बैंकर्स कह रहे हैं कि जो डिमांड ऑफ क्रेडिट है वो कम हुई है वो भी अपने जगह पे सही है, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स बताए गए हैं कि अगर एग्रीगेट डिपॉजिट की बात करें बैंक्स में तो दैट हैज़ राइजन ओवर 14 लाख करोड़, जहाँ पे 11% ऑन द 1 ईयर ऑफ अगस्त 14। और जो एग्रीगेट डिपॉजिट होती क्या, एग्रीगेट डिपॉजिट्स में बेसिकली ये जो मैंने आपको शुरुआत में एग्रीगेट डिपॉजिट बताया, तो एग्रीगेट डिपॉजिट सारे डिपॉजिट्स को इंक्लूड करती है बैंकेज और ब्रांचेज में, बट ये एक्सक्लूड करती है डिमांड डिपॉजिट को एंड द बैंकर बैलेंस, ये इंक्लूड नहीं होती है, बट जो फिक्स डिपॉजिट है वो इंक्लूड होती है। तो एग्रीगेट डिपॉजिट के बारे में भी आप पढ़ लें, पीटी में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट की बात करें तो इट हैज़ ऑल्सो ग्रो टू Rs 5.35 लाख करोड़, और इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैज़ गॉन अप टू 7.55 लाख करोड़ रुपीस। नाउ क्या क्या मेजर्स लिए जाने की जरूरत है, बात करें गिवन द बैंक फ्रीडम टू डिसाइड द बोरोवर द लोन, एक डिजर्विंग और रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जहाँ पे जो गीज ऑफ व्हील्स है ऑफ कॉमर्स वो एक बढ़ सके। इसका मतलब ये है कि हमें जो इकोनॉमी के जो पहिए हैं उसको ग्रीसिंग करने की ज़रूरत है ताकि उसमें किसी तरह से कोई रुकावट नहीं आए, राइट। एंड मेजर रीजंस वुड बी बैंक्स हैज इजंट टेकिंग फ्रेश लोन अनसर्टेनिटी, क्योंकि जो फेट ऑफ लोन है, जिस तरह से लॉकडाउन हुए तो बोरोवर्स क्या कर रहे हैं, एक मोराटोरियम को ऑप्शंस को उन्होंने ऑप्ट किया है, और इस वजह से जो पेमेंट है दैट हैज़ बिन डिलेड। लोगों ने सितंबर तक अपने जो EMIs हैं वो देने के लिए दे हैड दैट हैज़ बिन एक्सटेंडेड, तो कहीं ये खतरा है ये चीज़ें आके चल के NPA में ना कन्वर्ट हो जाए, राइट। एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टर्निंग दिस नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर द 1 6 month पेमेंट दैट एंड्स अ कंसर्न। और एक इम्पॉर्टेंट बात है दैट enables द रीस्ट्रक्चरिंग टू टेक प्लेस क्विकली विदाउट इम्पोजिंग टू मैनी कंडीशंस। तो ज़रूरत है कि चीज़ों को रीस्ट्रक्चर किया जाए
बिना किसी ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन के, ताकि मार्केट में एक पॉजिटिविटी आ सके, लोगों में ट्रस्ट दिखाया जा सके और बैंक अपने रेगुलर तरीके से परफॉर्म कर सके, राइट। ना बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ। जो सैटरडे के सवाल थे उसके मैं करेक्ट ऑप्शंस और एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। So the first question, the correct option here is A. Statement 1 जो बात करें वो incorrect है, that the placement of image of the river goddess, that is Ganga and Yamuna, are usually found in the entrance of Garbhagriha in the Nagara temple. और statement 2 जो है वो भी incorrect है, that the Dwarpalas are usually found on the gateways of Gopuram and the Dravidian temple. So this would be the D, right? So neither of them is correct. So the correct source of answer here is from the NCERT फाइन आर्ट्स की जो बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। नाउ जो हमारे ऑप्शंस जो 2 हैं उसके करेक्ट ऑप्शंस हैं ए, द इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ सशक्त प्लान अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस द रिजोल्यूशन ऑफ द बैड लोन, और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 2/3 ऑफ द लोन विद इन द consortium should be sufficient to override any object to resolution problem coming through the dissenting lenders. और इसके जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट इट्स एम्ड एट रिजोल्यूशन द लोन अकाउंट साइज ऑफ ₹50 करोड़ एंड अबव अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेंडर ऑफ द ग्रुप, राइट। दिस इज फ्रॉम द हिंदू एंड द बिंडर जो बिजनेस स्टैंडर्ड की जो न्यूज़पेपर है उससे मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए। तो बढ़ते हैं अपने MCQs के सवाल की तरफ। So the first question is from the Indian polity. Consider the following statement. Freedom to manage religious affairs is available to both citizen and foreigner, and no citizen would be compelled by the state to pay any taxes for promotion or maintenance of particular religious institutions. So अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो this would be a cake for you. बहुत ही ईजी सवाल है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो जिन जिन लोगों ने पढ़ा है और जिन जिन लोगों को करेक्ट आंसर पता है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने आंसर वहाँ पे ABCD लिख करके हमें ज़रूर बताएं। Now the second question is from geography. Consider the following statement. The exogenic and the endogenic process constantly shape the interior of the earth. This is the first statement. Now the second statement is gravitational force is uniform in the different latitude. तो NCERT में ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी. So this is the right time to revise. Just do write your answer in the comment section down below. So this is the something which will help you in the real examination as well. जो यहाँ पे आप practice करेंगे वो आप अपने real examination में उसके जो फायदे हैं देख पाएंगे। राइट, सो डू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई भी कंसर्न हो तो मैं ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।